सो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 1.1। अब देखो 1.1 में जो हम बात करने वाले हैं वो जाहिर सी बात है 1.1 बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल आसानी के साथ समझ पाएंगे। तुमको 1.1 को करने से पहले ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो तुमको समझना है वो यहाँ पर बात करेंगे। पहला तो हमको अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। अब ये सुनने में देखने में ही नाम बड़ा है, बस काम छोटा है। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और किस तरह से अभाज्य गुणनखंड हम कर सकते हैं ये भी देखना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम और महत्तम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये पढ़ना है हमको। और साथ ही साथ लघुत्तम महत्तम और जिन दो संख्याओं का हम लघुत्तम महत्तम निकाल रहे हैं उसके बीच में क्या संबंध होता है। इसके बाद जितने भी हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में उस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे ताकि हमको ये तो पता चले कि ये हम जो ये पढ़ रहे हैं इसका यूटिलाइज किस प्रकार से होगा और क्या यह क्वेश्चन से रिलेट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर है वो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। नाम बड़ा है लेकिन देखो इसको समझना बहुत आसान है। अगर हम बात करें अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में तो ये होता क्या है। तो अगर हमको अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पहले तो देख लो क्या होता है। यदि ए कोई या एक्स कोई भाज्य संख्या है, ठीक है जी, यदि x कोई भाज्य संख्या है तो इसे लिखा जा सकता है x बराबर P1, P2, P3 और इस तरह से Pn के रूप में, जहां पर P1, P2 का मान जो है वो इस तरह से होता हुआ चला जाएगा। अभी समझाएंगे, अभी बस हमने लिखा है ना तो अभी समझाना इसका बाकी है। ऐसा नहीं है कि छोड़ के जा रहे। कहने का मतलब क्या है, ये जो हमने लिखा है यदि x कोई भाज्य संख्या है, अगर अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को समझना है तो हमको समझना पड़ेगा पहले भाज्य संख्या क्या होता है, क्योंकि x कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। देखो भाज्य संख्या की बात करें तो दो नंबर पर हम विचार करेंगे। सपोज हमारे पास एक नंबर है, चलो 45 बड़ा नंबर ही लेते हैं, दूसरा नंबर है हमारे पास 47। अगर हम बात करें 45 में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिससे भाग लगने वाली है, क्या एक से भाग लगेगा, एक से और अपने आप से तो सब में लग जाता है। तो 4 1 जा 4, ये खत्म, 5 आया, फिर से 5 1 जा 5, तो 45 से ये पूरी 1 से पूरा डिवाइड हो रहा है। साथ ही साथ 45 को यदि हम 45 से डिवाइड करें तो भी एक बार में ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इधर आ जाओ, 47 में किससे भाग लगेगा, इसमें एक से देंगे तो एक चौका 4 हो जाएगा, 4 में से 4 खत्म, 7 1 सत्ते 7, तो एक से इसमें भी भाग लग रहा है। साथ ही साथ 47 में अगर 47 से दे तो एक बार में ये हमारा 47 हो जाता है। तो इतनी बातें तो हमको समझ में आ गया कि 45 और 47 में एक और अपने आप से भाग लग रहा है। मतलब 45 की बात करेंगे तो एक से भी भाग लग रहा है और 45 में भी भाग लग रहा है। अगर 47 की बात करेंगे तो एक से भी भाग रहा है और भाग लग रहा है 47 से भी भाग लग रहा है। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमको क्या समझना है, सबसे पहले तो भाज्य संख्या यहाँ पर समझना है कि भाज्य संख्या होता क्या है। अब देखो 45 में किसी और से भाग लग सकता है क्या, बिल्कुल लग सकता है। 45 में अगर मान लो हम 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 4 में 3 1, 3 5 15, यहाँ भी देख रहे हैं रिमाइंडर 0 यानी कि शेष 0 देके जा रहे हैं, ठीक है। अगर 45 में और भी देख लेंगे, अगर 45 में हम बात करें 5 से भाग दे तो 5 45, यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब ये है कि 45 में किस किस से भाग लग रहा है। अगर तुमको हम बोले 45 में किस किस से भाग लग रहा है तो क्या बोलोगे, 1 से, 45 से, देन 3 से, देन 9 से, देन 15 से, ठीक है। इतने नंबर से 45 में भाग लग रहा है। अगर हम बात करें 47 के बारे में तो 47 में किस किस से भाग लग रहा है, 1 से और 47 से। मात्र दो संख्याओं से भाग लगने के बाद 0 आ रहा है। तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा कम से कम एक और नंबर से भाग लगने के बाद शेष 0 आता है, उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य की संख्या किसको बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसमें एक और अपने आप के अलावा किसी और से यहाँ पर भाग ही नहीं लगना है। तो भाज्य अभाज्य समझ में आ गया। अब समझो यहाँ से अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हमको बताता क्या है। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, यदि x कोई भाज्य संख्या, अब x कोई भी भाज्य संख्या हो सकती है,
हम यहाँ पर ये नहीं x कोई भी भाज्य संख्या, जैसे कि भाज्य संख्या की बात करेंगे ना तो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमने लिया एक 45, तो 45 पर विचार कर ले 45। इसके अलावा हम 30 भी पकड़ सकते हैं, 125 भी पकड़ सकते हैं। तो कह क्या रहा है कि यदि x कोई भाज्य संख्या है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ना, इसको 3 गुने 5, देखना जरा 3 3 9 9 5 45। ये जो हमने फैक्टर के रूप में, गुना के रूप में तोड़ करके लिखा है ना, मान तो 45 ही आ रहा है, सिर्फ गुणनखंड हमने कर दिया है। यहाँ पर जिसका जो गुणनखंड है 3 3 5, ये देखो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही हमारा अंक गणित का आधारभूत परिमेय कहलाता है। ठीक है जी। जैसे 30 है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 30। 125 है तो 5 गुने 5 गुने 5, 125 हो जाएगा। तो यही हमारा अंक गणित का आधारभूत परिमेय कहलाता है। यानी कि कोई भी भाज्य संख्या है जिसमें एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भाग लग सकता है, उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते। सिंपल है, समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। चलो जी, आगे क्या देखेंगे हम? आगे इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास अंक गणित के आधारभूत परिमेय के ऊपर एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है हमारा, गौर से समझना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस प्रश्न को करने में दिक्कत होती है। ऐसा प्रश्न में ज़्यादा भी ये नहीं है, टफ नहीं है प्रश्न बिल्कुल भी, लेकिन समझने में मुश्किल होती है। देखो प्रश्न है हमारा, 4n शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब अगर हम 4 पे पावर, जहाँ पर देखो n जो है ना, ये n जो है ना वो नेचुरल नंबर होगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ये हो सकती है n। तो कहने का मतलब है 4n शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। पहले तो हम करके देख लेते हैं। अगर मान लो n के जगह पर 1 रखे तो ये आएगा 4, n के जगह पर 2 रखे तो ये आएगा 4 गुने 4 बराबर 16, n के जगह पर 3 रखे तो ये आएगा 4 गुने 4 गुने 4, ये होगा 64, और n के जगह पर 4 रखे तो ये होगा 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ये कितना होगा, 4 चौको 16 का 6 हासिल 1 6 24, 25 का 5 हासिल 2 256। तो यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि n का मान तुम कुछ भी लो, लेकिन ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर है हमारे पास दिया हुआ, उसका हम फैक्टर करें और उसके फैक्टर में यदि 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वो शून्य पर समाप्त होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर इसी जो हमारा 4 टू दी पावर 4 है, इसको मान लो हम एक नंबर लेते हैं 20। अब 20 के लास्ट में 0 है। अगर इसके गुणनखंड पे विचार करेंगे तो यहाँ पर देखना 2 गुने 5, इसमें गुणनखंड में क्या आ रहा है, गुणनखंड में 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तब ये शून्य पर जाकर के समाप्त हो रहा है। किसी भी नंबर के गुणनखंड में यदि 2 और 5 रहेगा तभी वो शून्य पे समाप्त होगा, अदरवाइज वो शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में, हल में क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान है जी। देखो 4n शून्य पर तभी समाप्त होगा, शून्य पर तभी समाप्त होगा जब इसके गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 हो, 2 और 5 हो। यानी कि अगर 4n के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों निकलता है तो बहुत बढ़िया है, शून्य पे समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं निकलता है तो नहीं होगा समाप्त। इसका हम फैक्टर करके देखते हैं। 4n है ना, तो 4n को लिख सकते हैं 2 × 2 टू दी पावर n। ठीक है। अब यहाँ पर हमको दिख क्या रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है बुआ, यहाँ पर जो है ना ये 2, इस यानी कि 4n के फैक्टर जब हम कर रहे हैं तो इसमें तो 5 है ही नहीं। 5 है क्या, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 4n के गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है। अतः 4n शून्य पर नहीं समाप्त होगा, शून्य पर नहीं समाप्त होगा। ये तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन है। देखो बिल्कुल आसान है, समझना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं। हमने ये उदाहरण दे करके समझ लिया। अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो क्या इस उदाहरण की ज़रूरत है, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम इतना लिखने के बाद इस उदाहरण को ले लो। ठीक है। तो ये से तुमको पता चल जाएगा कि भाई 4n के लास्ट में शून्य नहीं होगा। ठीक है। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो हमने देखा है अंक गणित का आधारभूत परिमेय, और अंक गणित के आधारभूत परिमेय पर
किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पर बात किया है। नाउ अब हमको देखना क्या है, अब हमको देखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अब विभाज्यता का नियम क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। देखो, विभाज्यता का नियम कुछ नियमों का समूह है जिसमें किसी भी नंबर्स को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि इस नंबर में किस संख्या से भाग लगने वाला है। सपोज अगर यहाँ पर हम एक उदाहरण ले, जैसे कि हम मान लो 40 पकड़ रहे हैं, एक 40 एक संख्या है, इसमें किससे भाग लग जाएगा कि शेष 0 आ जाएगा, पूरा पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो इसमें अगर देखो 2 से भाग दे, 5 से भाग दे तो शेष 0 आने वाला है, यानी 2 और 5 से ये पूरी तरह से 40 विभाजित हो जाता है। तो तरीका क्या है, हमको करके देखना पड़ेगा कि ये विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन विभाज्यता का नियम क्या करता है कि कुछ रूल्स है जिसको समझते हुए हम बता देंगे देख के कि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। इससे हमारा समय बचेगा और मिस्टेक्स होने की संभावना कम हो जाएगी। तो मेरे लिए जो यहाँ पर हम गुणनखंड की बात कर रहे हैं, गुणनखंड करने से पहले जो 3 विभाज्यता के रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार उपयोग में आने वाले हैं। और बाकी विभाज्यता का नियम भी अगर चाहो तो समझ लो तो बहुत बढ़िया है, काम आएगा, और नहीं भी आता है तो फिर भाग करके देखना। तो जो पहला रूल है विभाज्यता का नियम है वो है 2 से विभाज्यता का नियम। देखो, जब भी किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वह 2 से विभाज्य होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास मान लो एक नंबर है 2, 4, 6, ये एक नंबर है, इसके लास्ट में 6 है। तो अगर हम चाहे तो अगर बोलना चाहे कि इसे क्या 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, एक तो तरीका है कि इसको 2 से भाग देख लेंगे कि शेष 0 आ रहा है। दूसरा तरीका जो हमने रूल बताया है कि अगर संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से विभाज्य होगा। तो 6 आ रहा है, 6 अंत में आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं, 2, 6, 4, 0। अब देखो लास्ट में 0 आ रहा है और 0 आता है तो वो 2 से विभाज्य होता है। ये 2 से विभाज्यता का नियम कहता है। समझ में आ गया। चलो जी, दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, 3 से विभाज्यता का रूल। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होता है। उदाहरण देखो, उदाहरण से समझो, जैसे मान लो 6, 4, 2, ये एक संख्या है। अब इस संख्या में कितने अंक है, 3 अंक है, 6 है, 4 है, 2 है। तो इसको पता करने के लिए कि क्या यह 3 से इसमें पूरी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तीनों को जोड़ेंगे, 6, 4, 10 और 2, 12, ऐसे जोड़ लो तो ये होगा 12। अब 12 में बताओ 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 चौका 12 लग जाएगा। इसका मतलब 642 में भी 3 से पूरा भाग लग जाएगा। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कि 234, 1, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10 और 2, 12, ये एक संख्या है 23,412। अब यहाँ पर हमको पता करना है कि इसमें 3 से पूरी भाग लगेगा कि नहीं। तो तरीका क्या है, या तो भाग देख लो या इसको जोड़ो। तो जोड़ लेते हैं हम, 2 + 3 + 4 + 1 + 2, जोड़ो यहाँ से, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, ये भी 12 आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार तुमको 12 ही आएगा, 18 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, लेकिन संख्याएं ऐसी आएगी जो 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगी। वो नंबर जो है वो तुम्हारा 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब है ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तीसरा जो रूल है वो 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से। अब किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 और 5 रहता है तो वो 5 से विभाज्य हो जाता है। उदाहरण अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर ले लो जिसके अंत में 5 है, ये देखो 2565, इसके अलावा 2, 6, 4, 0, 0 आ गया। यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इसमें 5 से पूरा भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने विभाज्यता का नियम समझ लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। ये 3 नंबर्स है, 140, 156 और 505। इसकी सहायता से हमको समझना है कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते कैसे हैं। आओ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर 140 है। अब इसको क्या करना है ना, अपने मन से छोटी से छोटी संख्या खोजना है जिससे इसमें भाग लग जाए, लेकिन 1 को छोड़ देना है, 1 से नहीं देना है। 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 4 से लगा सकते हैं, कट जाना चाहिए और छोटी से छोटी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब यहीं पर करेंगे हम विभाज्यता का नियम का प्रयोग। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर
कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो 2 से भाग लग जाएगा। 0 है 2 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन 5 से भी लगेगा क्योंकि 0 है, 0 रहेगा तो 2 और 5 दोनों से भाग लगेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि सबसे छोटा नंबर लेना है, मतलब 2 से हमको लगाना है, तो 2 लेंगे यहां पर। अब 2 से 240 में भाग देना है, तो भागफल देखो कितना आएगा, भागफल आ जाएगा हमारा 70। और फिर बोल रहे हैं कि लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब फिर से इसमें 2 से भाग लगेगा और इस बार भागफल आएगा हमारा 35। अब कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 35 आ रहा है। अब 35 मतलब लास्ट में 5 है ना, तो लास्ट में 5 है तो देखो लास्ट में 5 रहता है तो 5 से भाग लगता है, लगा लो। अच्छा, इससे पहले चेक करना है क्या इसमें 3 से लग रहा है कि नहीं। तो 35 को जोड़ेंगे, 35 में जो भी डिजिट है 5 और 3 इसको जोड़ते हैं 8 होता है। 8 3 से पूरा नहीं कटता है, इसका मतलब 35 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 3 से हमने नहीं लगाया है। 5 से देंगे तो कितना होगा, 5 7 35। अब इसको लिखना है इस प्रकार से, 2 ऊपर से शुरू करेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो ये हमारा हो गया। इसको 2 बार 2 है तो इसको 2 पर पावर 2 भी लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं, और ये 7। तो ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 140 का। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। देन हमको देखना है 156 का। तो सबसे पहले देखो इसमें भाग किससे लगाए, तो यहाँ पे आएंगे हम, भाई 2 वाला रूल देखो, 0, 2, 4, 6, 8 अंतिम में रहता है तो 2 से विभाज्य होता है, लास्ट में 6 है मतलब 2 से विभाज्य होगा। भागफल कितना आएगा, 2 7 14 और 2 8 16, 78 आएगा। अगर 156 में 2 से भाग देंगे तो भागफल में 78 आएगा। देन हमको क्या करना है, यहाँ से फिर से 2, अब देखना है कि किससे भाग लगाए, 2 से ही भाग लगेगा क्योंकि लास्ट में अगर 8 रहता है तो भी 2 से लगता है, तो 2 से लगा लेते हैं। 2 3 6 और 2 9 18। अब 2 से भाग नहीं लगेगा तो किससे भाग लगाए जी, 39 है। एक तो अगर तुमने किया है तो तुमको पता होगा इसमें किससे भाग लगेगा। दूसरा हम करके देख सकते हैं कि 9 और 3 दोनों को जोड़ेंगे, 9 + 3 ये होता है 12। अब 12 में पता है हमको 3 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब यहाँ 3 से हम लगा देते हैं, ये होगा 13 तिहाई 39। ये हो गया तुम्हारा 13 तिहाई 39। अब 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या हमको मिल जाता है तो इसको हम फैक्टर के रूप में लिख देते हैं, 2 गुने 3 गुने 13, ये हो गया हमारा। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड हो गया किसका, 156 का। अब देन हमको देखना है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे किससे भाग लगाए। सबसे पहले एक तो 2 से, लास्ट में 5 है तो 2 से लगेगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 ही रहने पे 2 से भाग लगता है। दूसरी बात है 3 में देखते हैं कि 5 और 5 को जोड़ते हैं 10 आता है, 10 को 3 से भाग देते हैं तो वो पूरा विभाज्य नहीं होता, इसलिए 3 से भी नहीं लगेगा। लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 से लगाएंगे यहाँ। ये होगा 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5, 1001 आ गया। अब क्या 1001 में किसी भी संख्या से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी, 7 से लगेगा। देखो यहाँ पर ये होगा 7 एकम 7, 3 0 7 चौका 28 और ये होगा 7 तिया 21। अब बता दो 143 में किससे भाग लगेगा, 143 में हम 11 से भाग लगा सकते हैं, तो ये होगा 11 और 13, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस की, अगर तुमको समस्या है तो बहुत सारे क्वेश्चंस को तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और विभाज्यता का जो रूल है 2 से लेकर के 20 तक का रूल तुम याद कर सकते हो। 13 से संख्या कब विभाज्य होगा, 15 से कब विभाज्य होगा, 17 से कब विभाज्य होगा, 19 से कब विभाज्य होगा, 20 से कब विभाज्य होगा, ये सारे रूल्स तुमको याद रखने होंगे। इस किसको सीखने के लिए, गुणनखंड को सीखने के लिए, फिर जाके हम इजीली उस प्रश्न को, गुणनखंड संबंधी प्रश्न को कर पाएंगे। तो ये हमारा गुणनखंड यहाँ से हमने निकालना सीख लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पर गुणनखंड सीखने के बाद हमको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर
यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, दो वाले देखते हैं, पहले दो वाला। हमने 140 और 156 का क्या निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला। जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने जाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो वहां पर सबसे पहला काम जो करना है, जो भी नंबर्स तुम्हारे पास दिया हुआ है उसका गुणनखंड तुमको निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है 140 का और 156 का। जैसे क्वेश्चन अगर मान लो हमारे पास बन जाए, क्वेश्चन 140 और 156 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालें, ये प्रश्न बन जाए हमारे पास। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, जो हमने कर रखा है। दूसरा काम, जो एचसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो 140 और 56 का एचसीएफ देखना है, तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। देखो 2 2 यहाँ पर है और 2 2 यहाँ पर है, मतलब 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ और यहाँ। इसके अलावा ना 5 इसमें है, ना 7 इसमें है, ना 3 इसमें है, ना 13 इसमें है। तो जो कॉमन आएगा उसी को हमको उठाना है एचसीएफ में। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा जी, 140 और 156 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर है, अब देखो, अगर हमको एलसीएम निकालना है 140 और 156 को, अब क्या करेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ लो, यहां पर हमको क्या करना है, जैसे 2 पर पावर 2 का पावर दोनों में देखना है, एक में नहीं देखना है, दोनों में देखना है कि कौन कौन सा फैक्टर है दोनों का। तो इसमें 2 है, 2 है, 5 है, 7 है, इसमें भी 2 है, 2 है, 3 है, 13 है। तो दोनों में देखना है कि 2 का फैक्टर हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 2 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है। ये नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं देखना है हमको, देखना है कि दोनों में दो भी संख्या है जिसका भी गुणनखंड हमने निकाला है, दोनों में हाईएस्ट फैक्टर किसका है। तो 2 का हाईएस्ट फैक्टर अगर दोनों में देखेंगे तो वो एक ही है, 2 पर पावर 2। चलो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे 3 चूंकि एक में है एक में नहीं है, तो ऐसा नहीं है छोड़ देंगे। 3 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है, 3 का हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पर 3 ही है, क्योंकि एक ही में है और 3 एक ही बार आ रहा है, तो हाईएस्ट फैक्टर 3 है। हाईएस्ट 3 ही बार, एक ही बार 3 आ रहा है। देन यहाँ पर देखेंगे 5 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है, तो 5 का हाईएस्ट फैक्टर 1 है, 5 पर पावर 1। 7 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है, 7 है। और 13 का हाईएस्ट फैक्टर कितना है, 13 है। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाओ, ये 4 हो जाएगा, 4 × 12 बर 5 60, 7 × 42 420, ये 420 और गुने 13 हो रहा है। तो यहाँ पर 420 गुने 13 ये हो गया हमारा 0, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 0 2 एकम 2 4 एकम 4, 0 6 6 4। तो इसका जो तुम्हारा एलसीएम निकलेगा 4660। किसका निकलेगा, 140 और 156 का जो एलसीएम निकलेगा 4660 यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आ जाओ, यहाँ पर एक और बात है जो हमको समझना है, और वो बात कौन सी है, वो बात है हमारा एलसीएम और एचसीएफ, और जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं उन दोनों संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है, ये हमको यहाँ पर समझना है। तो प्रश्न हमने एक पकड़ लिया है कि 24 और 45 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ तो हम दो काम कर सकते हैं, एक जो पीछे हमने सीखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो भी हम रिपीट करके यहाँ पर समझ सकते हैं। देन दूसरी बात जो हमको देखना है कि ये जो रिलेशन होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये रिलेशन होता है। संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब क्या है कि 24 और 45 का अगर एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इन दोनों संख्याओं को जब गुना करेंगे और फिर जो हम एलसीएम निकाले हैं उसको और जो एचसीएफ निकाले उसको गुना करेंगे तो दोनों बराबर आने चाहिए। ये यहाँ पर हमको चेक करके बताना है कि ये रूल सही है कि गलत है। आ जाओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर कर लेते हैं 24 का और देन 45 का।
जैसा कि तुमको पता है 24 में 2 से लगाएंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3। तो इट मीन्स कि इसका फैक्टर निकल के आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इसी तरह से अगर 45 की बात करें तो यहाँ पर 3 से देंगे तो 15 तिया 45 और 3 पच्चे 15, इसका फैक्टर आ रहा है 3 गुने 5। तो अगर हम यहाँ पर बात कर ले कि HCF किसका 24 और 45 का, तो HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है बता दो जरा हमको। कॉमन एक ही चीज आ रहा है कि एक 3 यहाँ भी है और एक 3 यहाँ, इसमें 2 3 है लेकिन सिर्फ एक 3 ही कॉमन मिल रहा है, दूसरे 3 ये वाला 3 तो इसमें है ही नहीं, तो एक 3 ही कॉमन है, मतलब इसका HCF सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगा। लेकिन LCM जब निकालेंगे तो क्या होगा, LCM ऑफ 24 और 45। LCM के लिए हम क्या चेक करते हैं, सारे नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले छोटा दोनों में नंबर्स देखते हैं। देखो दोनों में यहाँ पर गौर से देखना, दोनों में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। एक तो 2 आ रहा है, फिर दोनों में देखेंगे 3 आ रहा है, फिर दोनों में देखेंगे 5 आ रहा है, ये 3 नंबर आ रहा है। अब क्या खोजना है, दोनों में खोजना है कि 2 सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है। तो 2 सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है, तो 2 पर पावर 3 हम यहाँ पर ले लिए, 3 बार 2 आ रहा है। 3 सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है, तो 3 सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है, तो 3 पर पावर 2 हमने पकड़ लिया। 5 सबसे ज्यादा बार किस में आ रहा है, 5 सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है, तो हम यहाँ से 5 यहाँ से पकड़ लिया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पर पावर 3 है तो ये 8 हो जाएगा, 3 पर पावर 2 है तो ये 9 हो जाएगा और ये 5 होगा। अब देखो यहाँ से 8 पंचे 40 और 9 चौके 36, ये होगा 360। यानी कि हमने जो यहाँ पर निकाला है वो निकाला HCF 3, यानी कि 24 और 45 का HCF बराबर हमने 3 निकाला और LCM बराबर 360 निकाला। अब बारी आती है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ये करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है जी, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये हमको शो करके दिखाना है। देन हमको यहाँ पर करना क्या है, संख्या हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 24 और 45, 24 और 45 बराबर। अब हमारे पास क्या है LCM, HCF कितना है 3 है और HCF LCM कितना है 360 है। HCF 3 और 3 है जी, कितना है 3 है और LCM है हमारे पास 360। इसको हमको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तुम्हारे लिए हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 0 छोटी का 18, 1 3 3 9 1 10, ये हो रहा है हमारा 1080। अगर 24 और 45 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 1080 ही आना चाहिए। क्या आएगा देखते हैं जी, 24 45 5 का 20 के 0 2 5 गुना 10 2 12 का 2 हासिल 1 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 4 गुना 8 1 9 0 6 2 8 9 1 10। देखो यहाँ से 1080 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन है ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाता है और यही रिलेशन बोल रहा था प्रूव करने के लिए। ये बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और देखेंगे इस वाले पैटर्न पे, फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हमको एक और प्रश्न देखना है। प्रश्न क्या हमारा देखो, 96 और 404 का महत्तम समावर्तक 4 है तो लघुत्तम समावर्तक हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। दोनों नंबर्स दिए गए हैं, देखो यहाँ से लिखना है हमको। यहाँ से हल में पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या है 96। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारे पास है यहाँ पर 404, यानी 404 दूसरी संख्या है। और साथ ही साथ महत्तम समापवर्तक हमको दिया हुआ है। क्या दिया है, महत्तम समावर्तक यानी HCF बराबर 4। हमको निकालना है LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है जी, हमको पता क्या है, हमको क्या पता है, देखो हम जानते हैं कि पहली संख्या, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुने HCF। अब यहाँ से देखना गौर से कि हमारे पास पहली संख्या 96 है तो लिख देते हैं
गुने दूसरी संख्या 404 है, तो ये भी हम लिख देते हैं। देन एलसीएम बराबर कितना दे रहा है, एलसीएम बराबर 4 दे रहा है, तो ये भी लिख लेते हैं। और ये एलसीएम बराबर नहीं है हमारे पास, तो ये लिख लेते हैं। और एचसीएफ 4 दे रहा है। अब देखो एलसीएम अगर निकालने जाएंगे तो 4 को इधर भागा में ले आएंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम 2x लिखते हैं बराबर 10, तो x बराबर क्या लिखते हैं, 10/2 तो लिखते हैं। तो लघुत्तम एलसीएम गुने 4 है, तो एलसीएम बराबर 96 गुने 404/4। तो इसको हम ले लेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 गुने 404 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा, ये बट्टे में 4। ठीक है, ये हो गया। अब गौर से देखो, यहाँ से 24 चौका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ रहा है 404 और गुने में 24। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा एलसीएम। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 404 में 24 से मल्टीप्लाई करना है, 4 चौका 16, 1 4 चौका 16, तो ये हमारा कुछ निकल के आएगा 96 96। तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।